हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में ऑल यूनिट का यूनिट 1 to 5 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो भी सब्जेक्ट है फिफ्थ सेम में, जिसका सब्जेक्ट कोड है BNC 501 और BNC 601। इसका हम लोग वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं और पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ऑल यूनिट का यूनिट 1 2 3 4 5 ऑल यूनिट का कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। PYQ के साथ PYQ भी रहेगा। PYQ भी हम लोग देखेंगे कि PYQ में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। ये नहीं कि बस पढ़ते जाएं, PYQ के साथ हम लोग करेंगे और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आप लोगों को कोई कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में बस पासिंग मार्क्स चाहिए। तो ऑल यूनिट का मैं वन शॉट वीडियो करने वाला हूँ। तो चैनल पे ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए हर एक सब्जेक्ट का यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर यूनिट वाइज आप लोगों को वन शॉट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके आपके चैनल पे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर जाए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है यूनिट 1 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यूनिट 1 का ये सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये सिलेबस इतना बड़ा दिख तो रहा है, लेकिन अभी मैं आप लोग को इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोग को एकदम ईजी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना दिया हुआ है सिलेबस। तो टॉपिक शुरुआत करते हैं आप लोग। पहला टॉपिक है इसमें मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, मतलब जो किसी कंट्री का हाईएस्ट जो लॉ होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और वो एक हाईएस्ट लॉ होता है जो कि उससे ऊपर कोई भी लॉ नहीं होता है। दूसरा होता है डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट को डिफाइन करता है, पावर को डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर हैं। और राइट्स ऑफ सिटीजन, मतलब सिटीजन के पास कौन कौन से राइट्स हैं, ये भी डिफाइन करता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया। इंडिया का जो है वो रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है वो लिखा हुआ है, और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है? लॉ डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जा रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। जैसे कि आर्टिकल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है, अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है उसको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरह ही देखा जाता है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये 2 मार्क क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या लिखना है? ये 2 पॉइंट लिख देंगे, काम खत्म। इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इस सेंटेंस फॉर्म में बना दीजिए। पहला क्या है? आइडिया दैट गवर्नमेंट पावर इज लिमिटेड। ये एक आइडिया है जिसमें कि गवर्नमेंट का पावर जो है वो लिमिटेड रहता है। और दूसरा हो गया जैसे कि रूल ऑफ लॉ प्लस प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। और तीसरा हो गया नो अथॉरिटी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें जो है कि कोई भी अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी अथॉरिटी हैं वो नीचे ही रहेंगे। ये रूल ऑफ लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है और ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट भी करता है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। डिमांड स्टार्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस 1934 में। पहला जो डिमांड स्टार्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा उठाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1946 में फॉर्म किया गया। मेंबर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय प्रोविंशियल असेंबली। जो मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल असेंबली के। ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे जैसे कि अभी इलेक्शन हो रहा है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी था, उसका जो चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तो इसलिए इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है? उस समय जानते हैं कि हमारा देश जो था वो ब्रिटिश के कब्जे में था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ये लॉन्गेस्ट एक्ट था जो कि अभी तक का जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था। तो ये था पहला ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी आर्टिकल्स हो गया, जितने भी प्रोविजंस हो गया, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ये यहाँ से डिराइव किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इंट्रोड्यूस
ये इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंट्रोड्यूस क्या किया, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल स्टेट एंड जो उससे लोअर हैं, लोअर ऑटोनॉमी लोकल बॉडीज़ को ये फेडरल स्ट्रक्चर में आता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये होता है जैसे कि आज स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उस समय प्रोविंस बोले जाते थे, उनको ऑटोनॉमी दिया गया। बाईकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, एक लोकसभा जो कि अपर बॉडी है, राज्यसभा जो कि लोअर बॉडी है, ये बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल हैज़ वाइड पावर, मतलब जो भी बड़ा जो पावर रहेगा, जितने भी पावर मेजॉरिटी रहेगा वो गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगा। मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस एज, जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोग का 1947 के बाद हम लोग का बना इंडिपेंडेंट, मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ तो यहीं से डिराइव किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब देखते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या किया गया, ये एक्ट वो था जिससे कि इंडिया को आज़ादी मिली। तो इसमें एक्ट में क्या किया, ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया, मतलब ब्रिटिश रूल अब साफ ख़त्म हो गया, अब ब्रिटिश रूल नहीं है, इंडिया कम्प्लीटली आज़ाद हो गया। और ये किस तरीके से मतलब आज़ाद हुआ, इंडिया और पाकिस्तान एज ए टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दो स्टेट क्रिएट किए गए, दो कंट्री क्रिएट किए गए, तब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम सोवरेन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम सोवरेन का मतलब कि कोई भी कंट्री है वो अपने खुद के कंट्री के विद इन टेरिटरी डिसीजन ले सकता है बिना किसी अदर कंट्री के दबाव में, ये होता है सोवरेंटी का मतलब। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन एंडेड, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल जो था इंडिया के टेरिटरी के ऊपर लेजिस्लेशन का, वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया पूरी कम्प्लीटली तरीके से। अब देखते हैं हम लोग एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कब से एनफोर्स हुआ, एनफोर्स का मतलब क्या हुआ, कब से लागू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950, जिस दिन 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस, तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर में आया। उसके बाद देखते हैं डेट चूजन टू हॉनर पूर्ण स्वराज 1930, मतलब ये डेट 26 जनवरी 1950 क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि जो 1930 में था वो इसी डेट को पूर्ण स्वराज दिवस रखा गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन डे को चूज़ किया गया। इंडिया बिकम रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक हो गया, मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेलिएंट फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। इसका फीचर्स क्या क्या है, सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इसका फीचर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, आपको पता ही है पार्लियामेंट होता है हम लोग के पास, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। चौथा है फेडरल सिस्टम विथ न्यूट्री बायस। फेडरल सिस्टम मतलब सेंटर भी है, स्टेट भी है, लोकल बॉडीज़ भी है, लेकिन जो सेंटर के पास है वो मोर पावर है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर ये नहीं है कि जुडिशरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है या फिर स्टेट। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ताकि वो अपना जजमेंट अच्छे से दे सके। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, देयर आर मेजरली 6 फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम अभी बाद में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 51 जो होता है वो ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, जो कि 11 ड्यूटीज़ है अभी। सिंगल सिटीजनशिप जो था वो सिंगल सिटीजनशिप था, या नहीं कि जैसे अमेरिका की तरह डुअल सिटीजनशिप रहता है, इसमें सिंगल सिटीजनशिप ही था। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल क्या होता है, तो प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ये तीनों ही डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ये डिक्लेयर क्या करता है, जस्टिस किसके रिस्पेक्ट में, सोशल के रिस्पेक्ट में, इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में, पॉलिटिकल रिस्पेक्ट में। सोशल मतलब राइट टू वोट होना चाहिए आपको, वेलफेयर मेजर्स आपके मतलब होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। इकोनॉमिक मतलब आप लोग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, दो लोग जितने भी लोग हैं उनके बीच में। पॉलिटिकल मतलब राइट टू वोट आपके पास होना चाहिए। लिबर्टी किसका होना चाहिए, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का। आगे देखते हैं इक्वालिटी बताता है, फ्रेटर्निटी बताता है, फ्रेटर्निटी मीन सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब हर कोई भाईचारे के साथ रहे। डिस्क्राइब इंडियन स्टेट, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये नेचर बताता है कि इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है।
अब आते हैं फंडामेंटल राइट, ये आ गया ना फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल्स में डिफाइंड है? आर्टिकल 12 to 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करता है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसिएबल, एनफोर्सिएबल बाई कोर्ट, मतलब जो कोर्ट है उसको आप लोग अप्रोच कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो। अगर आपका फंडामेंटल राइट मान लीजिए कोई भी आर्टिकल 12 to 35 है और आपको नहीं मिल रहा है और आपको किसी तरीके से मतलब वो वायलेट हो रहा है, तो आप लोग कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट को भी। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, ये इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है ना। इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब कि आपका जैसे फंडामेंटल राइट हर एक इंडिविजुअल को दिया गया है, तो ये हर एक इंडिविजुअल के लिबर्टी को, आज़ादी को प्रोटेक्ट करता है। अब टाइप्स क्या हो गया, जैसे कि आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। 19 to 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम की बात करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 में बात किया जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 28 में बात किया जाता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 में बात किया जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के द्वारा ही अगर आपका फंडामेंटल राइट इसमें से ऊपर में से कोई भी राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के द्वारा आप लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अब ये सारे आर्टिकल्स जो दिए गए हैं ये सब मतलब आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको एक एक करके इसको आप लोग इलॉबरेट भी कर सकते हैं, तो इसको इन डिटेल में भी आप लोग लिख सकते हैं। ये सारा है कि आप लोग को बस एक हेडिंग आप लोग को पता रहना चाहिए, क्योंकि मेन है हेडिंग। अगर आप लोग को हेडिंग अच्छे से लिख कर लाएंगे तो हेडिंग पे ही मार्क्स मिलता है। कंटेंट में आप लोग मतलब एलोबरेट कर सकते हैं, लेकिन मेन है जो होता है हेडिंग। अगर हेडिंग आपका गलत रहेगा तो आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। हेडिंग अगर सही रहेगा तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी मैं आपको इसका पीवाईक्यू भी दिखाने वाला हूँ कि पीवाईक्यू कैसे आते हैं। पीवाईक्यू बिल्कुल सिंपल आते हैं, और इसके अलावा जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। टोटल इस समय 11 ड्यूटीज़ हैं। इनिशियली जो थे वो 10 ड्यूटीज़ थे, एक ऐड किया गया 2002 में, उसके बाद 11 ड्यूटीज़ हो गए। प्रमोट क्या करता है? नेशनल यूनिटी, रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, एंथम एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट लीगली इन्फोर्सिएबल था, ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं, और 11 फंडामेंटल ड्यूटी दिए हैं, लेकिन आप लोग को ये कुछ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं कुछ और भी। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 to 51 की बात करता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, कोर्ट को आप लोग अप्रोच नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी एम टू इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का टाइप्स क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के टाइप्स हैं सोशलिस्ट, इक्वल पे, वेलफेयर। सोशलिस्ट में आता है इक्वल पे होना चाहिए सबके पास, वेलफेयर मेजर्स रहना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल में पंचायत लेवल पे मतलब काम होना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री होना चाहिए। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल में एजुकेशन एनवायरनमेंट पे बात की गई है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? जैसे कि इंडिया का जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो कि ब्रिटिश से डिराइव किया गया है, बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। ब्रिटिश मॉडल से ही लिया गया है। प्रेसिडेंट क्या होंगे? नॉमिनल हेड होंगे। प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे? रियल एग्जीक्यूटिव हेड होंगे। प्रेसिडेंट बस एक नॉमिनल, मतलब उनका बस एक नाम यूज किया जाएगा, बाकी उनका कोई काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास रियल एग्जीक्यूटिव होंगे, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जब हम लोग न्यूली इलेक्शन में जो जीत के आता है उसके द्वारा जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट का होता है लोकसभा के लिए।
फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम मैंने पहले भी बता चुका है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो भी पावर को डिवाइड किया जाता है उसको मतलब फेडरल सिस्टम बोलते हैं। इसमें 3 लिस्ट आते हैं, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे लॉ आते हैं जिसपे कि केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सारे आते हैं उसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। स्ट्रॉन्ग सेंटर क्वासी फेडरलिज्म, मतलब हम लोग क्वासी फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। क्वासी फेडरलिज्म क्या होता है? क्वासी फेडरलिज्म ऐसा होता है कि जिसमें कि सेंटर गवर्नमेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे कभी भी स्टेट गवर्नमेंट से, इसी को बोलते हैं क्वासी फेडरलिज्म। आगे देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में पहला आ गया लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन मीन्स कानून बनाने का जो रिलेशन होता है, जैसे कि लॉ मेकिंग पावर डिवाइडेड बाय 3 लिस्ट। ऊपर हम लोग देख चुके हैं सेंटर स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में स्टेट मस्ट कंप्लाई विथ यूनियन लॉस। स्टेट को यूनियन लॉ को मानना पड़ेगा। जब भी स्टेट और यूनियन लॉ में टसल होता है तो यूनियन लॉ विन करता है, मतलब वही जीतता है। फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन क्या है? टैक्स शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो टैक्सेस जितने भी कलेक्ट होते हैं वो शेयर होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। फाइनेंस कमीशन डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के द्वारा बनता है सेंटर और स्टेट लेवल पे, वो डिसाइड करता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब टैक्स कैसे होगा। अब आते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के द्वारा कर सकते हैं? आर्टिकल 368 के द्वारा। 3 टाइप के मतलब मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होता है। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, ये क्या इंश्योर कराता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं आप लोग, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रिजिडिटी मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि चेंजेबल नहीं होती हैं, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक कॉन्सेप्ट है जिसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इजाद किया गया आफ्टर केशवानंद भारती केस, जिसमें ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया तो जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को चेंज किए बिना। आगे देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया, जो कि क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पे पहला रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद आया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो था 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। 44th अमेंडमेंट 1978 में रिस्टोर्ड किया गया डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब इसमें जितना भी चेंजेस करके 1976 में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए थे, अनडेमोक्रेटिक बना दिए गए, उसको फिर से चेंज करके वैसे ही सेम कर दिया गया, डेमोक्रेटिक वैल्यू को इस्टेब्लिश कर दिया गया। ओवर 100 अमेंडमेंट सो फार। आप सोच सकते हैं कि 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ था उस समय, जिसको कि दोबारा रिस्टोर किया गया। अब आगे देखते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न क्या होता है? जैसे कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के द्वारा बताया गया है, जिसमें कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबिलियन में आप लोग का नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। सेंटर बिकम पावरफुल, इसमें सेंटर जो होता है पावरफुल हो जाता है। फंडामेंटल राइट सस्पेंड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। फंडामेंटल राइट टोटली सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के द्वारा, केवल आर्टिकल 21 को छोड़ के बाकी सारे सस्पेंड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल आपको जानते ही है, जिस भी स्टेट में अगर अनसर्टेनिटी है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है गवर्नर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। पहला इसमें क्या है, किस लिए लगाया जाता है? फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट में फेल हो जाए। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंडेड, स्टेट गवर्नमेंट ही सस्पेंड हो जाए। तीसरा, प्रेसिडेंट रूल स्टेट। प्रेसिडेंट रूल स्टेट मतलब पहले से ही लगा हुआ। अब दूसरा आ गया फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा आ गया सैलरी ऑफ ऑफिशियल कैन बी रिड्यूस। सैलरीज जो होता है ऑफिशियल का उसका रिड्यूस कर दिया जाएगा। दूसरा है नेवर इम्पोज्ड। अभी तक इंडिया आज़ादी के बाद कभी भी ये इमरजेंसी इम्पोज्ड नहीं हुआ है। अब आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हो गया, जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज रूरल। 74th अमेंडमेंट एक्ट म्यूनसिपैलिटी अर्बन के लिए लाया गया।
73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में किया गया, जो कि पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी के लिए 3 टियर सिस्टम था, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, जो कि रूरल पंचायती राज के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। प्रमोट ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी लोकल लेवल डेमोक्रेसी है, उसको प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग का यूनिट 1 ख़त्म होता है, मतलब 20 मिनट्स में आप लोग देख सकते हैं यूनिट 1 को मैंने ख़त्म कर दिया है। अब इसका आप लोग एक बार वो PYQ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो हम लोगों ने पढ़ा था, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये आ गया, व्हाट आर द टाइप ऑफ अमेंडमेंट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368, ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। आर्टिकल 368 में कौन 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 से टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, ये बताइए। मतलब इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग लिख नहीं सकते हैं? एक एक दो दो पॉइंट लिखना है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आ गया रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोगों ने पढ़ा ही है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक्सप्लेन विद कंपोनेंट, बस इसको एक्सप्लेन कर देना है, पॉइंट्स जितने भी हैं इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर देना है। दूसरा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी अंडर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपैलिटी का, जो कि हम लोगों ने अर्बन लोकल बॉडीज़ को पढ़ा है, उसको ही इलेबोरेट कर देना है। पॉइंट वाइज में दिया हुआ है मैंने सब। अब आगे देखते हैं यूनिट 2 का। ये सारे इतने इजी मतलब क्वेश्चन है, अब क्या ही बताऊँ मैं। यूनिट 2, ये मॉड्यूल 2 है, इतना बड़ा दिया हुआ है, इतना बड़ा मतलब देख के आप लोग डर लग जग जाएगा। लेकिन अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पहला आता है पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। पावर एंड फंक्शन मतलब पावर कितना है और क्या क्या काम करना पड़ता है इंडियन पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इनके मेन पावर क्या होता है, लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने का पावर, मेक्स लॉ ऑन यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। फाइनेंशियल पावर क्या होता है, पास बजट, टैक्सेस, मनी बिल्स। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या क्या होता है, क्वेश्चन मोशंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या क्या होगा, अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जुडिशियल में क्या क्या होगा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, जजेस को हटा सकते हैं। अब आता है इलेक्टोरल मतलब जो भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो इलेक्टोरल में आ जाएगा, पावर में। अब आते हैं फंक्शन ऑफ राज्यसभा। फंक्शन ऑफ राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट स्टेट, इसको ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है, डिसॉल्व नहीं होता, ये परमानेंट हाउस होता है इसका। जैसे कि लोकसभा 5 साल बाद इलेक्शन होता है तभी लोकसभा दोबारा आता है, ये परमानेंट बॉडी होता है, इसका मतलब डिसॉल्व कभी भी नहीं हो सकता। लोकसभा तो 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है। रिव्यूज एंड सजेस्ट चेंजेस टू बिल, ये रिव्यू करता है और सजेस्ट करता है चेंजेस बिल में, कोई भी अगर चेंजेस होता है। कैन अलाउ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, ये क्या करता है, पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो लेजिस्लेट कर दे स्टेट लिस्ट पे, मतलब स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अलाउ करता है राज्यसभा को स्टेट लिस्ट पे मतलब कानून बनाने के लिए। आर्टिकल 249 में ये दिया गया है। पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये पार्टिसिपेट करता है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। प्रोटेक्ट फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। फंक्शंस ऑफ द लोकसभा के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपल, इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करता है। कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब फंक्शन ऑफ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा पास कर सकता है। मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली हियर, जो मनी बिल होता है वो राज्यसभा में नहीं, केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। डिसाइड नेशनल पॉलिसी, जो भी नेशनल पॉलिसीज होता है वो लोकसभा ही डिसाइड करता है। स्ट्रॉन्गर देन राज्यसभा इन फाइनेंशियल मैटर, भाई लोकसभा स्ट्रॉन्गर होगा ही क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज है, डायरेक्टली चुन के आ रहे हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आ गया। प्रेसिडेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट।
एग्जीक्यूटिव पावर देखेंगे प्रेसिडेंट का, अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, गवर्नर, जजेस, ये जितने भी अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होता है। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, समन, डिसॉल्व पार्लियामेंट। समन मतलब पार्लियामेंट को बुला सकते हैं, डिसॉल्व मतलब ख़त्म कर सकते हैं पार्लियामेंट को। गिव एसेंट टू बिल, जब तक बिल पे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलेगा तब तक बिल पास नहीं होता है, तो ये एसेंट भी देते हैं। जो भी बिल होता है, जितने भी पास होने रहते हैं। ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, अगर पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर में क्या होगा, मनी बिल इंट्रोड्यूस विथ प्रेसिडेंट परमिशन। मनी बिल जितने भी हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं प्रेसिडेंट परमिशन के ही, प्रेसिडेंट का परमिशन रिक्वायरमेंट होता है। कंट्रोल कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी एक फंड होता है जिसमें कि आपातकाल के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, तो वो भी कंट्रोल करते हैं। जुडिशल पावर में आ जाएगा पॉर्डन, पॉर्डन मतलब क्षमा कर देना। रिप्राइव, रिप्राइव मतलब कम कर देना। कम्यूट सेंटेंस, ये सारे जुडिशियल आर्टिकल 72 के द्वारा जुडिशियल पावर है इनके पास। इमरजेंसी पावर में नेशनल स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि ऊपर हम लोग देख सकते हैं, तो ये आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं इमरजेंसी पावर में। अब आगे देखते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन किसके, इंडियन प्रेसिडेंट वर्सेस यूएस प्रेसिडेंट। तो इंडियन प्रेसिडेंट में सिस्टम जो होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। वहाँ पे देखते हैं प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है। न्यूज़ में डोनाल्ड ट्रंप को सुनते ही होंगे आप लोग। पावर, पावर की बात करते हैं, नॉमिनल हेड होता है, वहाँ पे रियल हेड होता है प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। अकाउंटेबिलिटी, नॉट रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव वहाँ के इंडियन प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव होता है। जो यूएस के प्रेसिडेंट होता है डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव। ऑर्डिनेंस, यस, ऑर्डिनेंस इंडियन प्रेसिडेंट पास कर सकते हैं, वहाँ पे ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही इंडियन को जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हो गया जो ऊपर पढ़ा है मैंने, तो प्राइम मिनिस्टर जो रियल में जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यही फॉर्म करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन इनके द्वारा ही किया जाता है। लीडर ऑफ लोकसभा होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एडवाइजर टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर। कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको कंट्रोल करते हैं, कौन करते हैं, कंट्रोल यही करते हैं प्राइम मिनिस्टर ही। लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब देखते हैं जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस ensured by security of tenure, fixed salary, difficult removal process, मतलब अगर जो जुडिशरी है उसका बहुत डिफ़िकल्ट है रिमूवल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का तो खासकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रिमूवल प्रोसेस। अब सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहता है क्योंकि उनको सेपरेट ही रखा गया है। पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू, जुडिशल रिव्यू का पावर होता है उनके पास, मतलब कोई भी अगर पार्लियामेंट कानून बनाता है तो उसको वो लोग रिव्यू कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन कोलिजन सिस्टम, सीजीआई प्लस सीनियर मोस्ट जज कोलिजन सिस्टम में होता है। इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ये इंश्योर करता है। आगे देखते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ कोर्ट टू रिव्यू लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो कि मैंने ऊपर बताया। कोर्ट के पास पावर होता है रिव्यू करने के लिए लॉ एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कैन डिक्लेयर लॉ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, डिक्लेयर कर सकता है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेस्ड ऑन आर्टिकल 13, 32 एंड 226, 226 के द्वारा हाई कोर्ट कर सकता है, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, फाइल्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए फील्ड किया जाता है। एंड एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कैन फाइल, एंश्योर जस्टिस फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज, ये पुअर एंड मार्जिनलाइज को जस्टिस दिलाने का तरीका है। चीप एंड स्पीडी जस्टिस, चीप होता है, स्पीडी जस्टिस मतलब बहुत फास्ट होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म वो होता है कि एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स, जो कि एक्टिव रोल होता है जुडिशरी का राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। कोर्ट इंटरवीन वायर एग्जीक्यूटिव फेल्स,
कोर्ट वहाँ पे इंटरवीन करता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव फेल होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया कि अगर वो फेल करते हैं तो कोर्ट इंटरवीन करेगा। एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का एक्सपेंशन जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म में होता है। समथिंग क्रिटिसाइज फॉर ओवर रीच, समटाइम जो है ओवर रीच के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल क्या होता है? एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एट दी सेंट्रल लेवल इन्वेस्टिगेट करप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफिशियल, लोकायुक्त एट दी स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेट करप्शन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस। अब देखते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 जो कि इस्टेब्लिश लोकपाल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए आया था। कवर्स पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन पावर, एम एट क्लीन गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट बॉडी। अब देखते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव जो कि गवर्नर होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर होता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। समन एंड डिसॉल्व, समन मतलब बुला सकते हैं, डिसॉल्व मतलब ये सेम प्रेसिडेंट की तरह ही है। जितना भी प्रेसिडेंट का जो फंक्शन होता है, गवर्नर का जो फंक्शन होता है वो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। एसेंट स्टेट बिल कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड यही करते हैं गवर्नर, तभी प्रेसिडेंट रूल लगता है। एक्ट एज ए सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, ये सेंटर के एजेंट की तरह काम करते हैं। अब आते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर का जैसे होता है वैसे ही सीएम का स्टेट में हो जाएगा। तो ये सब कोरिलेटिव है, आप लोग कोरिलेट पढ़ सकते हैं। जैसे पीएम का हो वैसे ही सीएम का रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन एडवाइसेस गवर्नर। यहाँ पे सेंटर में पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस करते थे, यहाँ पे स्टेट में सीएम जो होंगे गवर्नर को एडवाइस करेंगे। कंट्रोल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लीडर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, फंक्शन ऑफ स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट का फंक्शन क्या होगा? स्टेट कैबिनेट का फंक्शन ये होगा, कलेक्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, फॉर्मुलेट स्टेट पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेचर, इम्प्लीमेंट लॉ एडवाइसेस। जो कि सेंटर में सेंटर कैबिनेट का जो फंक्शन था वही स्टेट कैबिनेट का स्टेट में मतलब वो फंक्शन करता है। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन हो गया? स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन जैसे कि स्टेट असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल वे आर प्रेजेंट। अब देखते हैं कि फंक्शन जो है स्टेट लेजिस्लेचर में, मेक लॉ ऑन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि ऊपर मैंने बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है स्टेट लिस्ट से और कॉन्करेंट लिस्ट से लॉ बना सकता है। पासेस स्टेट बजट को पास कर सकता है। कंट्रोल स्टेट एग्जीक्यूटिव जितने भी होते हैं वो उसको कंट्रोल करता है। डिस्कस पब्लिक इशू को डिस्कस करता है स्टेट लेवल पे। उसके बाद टैक्सेस को अप्रूव करता है। फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट को फंक्शन ऑफ देख लेते हैं। हाईएस्ट कोर्ट जो होता है स्टेट में, स्टेट का हर एक स्टेट का अभी आप लोगों को पता ही है हाई कोर्ट होता है। कुछ स्टेट के इंटरमिक्स मतलब दो स्टेट के सेम होते हैं। जुडिशियल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉ को जुडिशियल रिव्यू करता है। एनफोर्स फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 226 के द्वारा एनफोर्स करता है फंडामेंटल राइट, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि हाई कोर्ट जो फंडामेंटल राइट एनफोर्स करता है वो आर्टिकल 226 के द्वारा ही करता है। सुपरवाइज सबॉर्डिनेट कोर्ट, अब इससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे तो उसको भी तो कोई सुपरवाइज करने के लिए चाहिए ना, तो वो हाई कोर्ट ही करता है। इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। अब देख लेते हैं फाइनली सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में। सबॉर्डिनेट कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, जैसे कि सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट भी आता है। डील विथ लोकल केसेस, वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट, जो ऊपर देखें आप लोग, डिलीवर जस्टिस एट ग्रास रूट लेवल, क्योंकि ये सबसे छोटा एक डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होता है तो ग्रास रूट लेवल पे ये जजमेंट देता है। अब भाई फाइनली यूनिट 2 कंप्लीट होता है आपका। अभी मैं आपको इसका जब यूनिट 3, 4, 5 ख़त्म हो जाएगा तो इसका मैं PYQ भी दिखाने वाला हूँ। तो आगे देखते हैं मॉड्यूल 3 जो कि यूनिट 3 रहने वाला है। तो जल्दी जल्दी इससे कवर कर लेते हैं, उसके बाद PYQ भी देख लेंगे, ताकि PYQ देख लेंगे तभी तो पता चलेगा ना क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी आते हैं, इससे कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग को जो भी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको बस फॉलो करते रहना है। तो मीनिंग ऑफ लीगल सिस्टम का मीनिंग क्या होगा? तो लीगल सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ लॉज, ये एक लॉ का एक सेट है। कोर्ट एंड प्रोसीजर,
ये होता है लीगल सिस्टम का मीनिंग। मेंटेन ऑर्डर, जस्टिस एंड राइट्स। इंडिया फॉलोज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? मतलब लॉ जो होगा उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, किसी को भी हो गया। बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटस एंड जुडिशल डिसीजन। ये जो लीगल सिस्टम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होता है, स्टेटस के बेसिस पे होता है एंड जुडिशल डिसीजन के बेसिस पे होता है। सोर्सेस ऑफ लॉ इन इंडिया। अब इंडिया में जो भी लॉ बनाए गए हैं उसके क्या क्या सोर्सेस रहे हैं? पहला तो इनेक्टेड लॉ, मस्ट ऑफ स्टैट्यूट लॉ, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कॉल्ड प्राइमरी लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड जो कि अभी रिपील हो चुका है, उसके द्वारा BNS भारतीय न्याय संहिता शायद आ चुका है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। हाईएस्ट अथॉरिटी आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हाईएस्ट अथॉरिटी है सोर्सेस ऑफ लॉ इन इंडिया, मतलब ये इनेक्टेड लॉ। अब आता है कॉमन लॉ और केस लॉ। कॉमन लॉ और केस लॉ क्या होता है? लॉ डेवलप बाई जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल डिसीजन के द्वारा भी तो कोई लॉ डेवलप होता है ना, जैसे कि दिल्ली में दिवाली के टाइम पे जो फायर क्रैकर बैन का वो जुडिशियल डिसीजन ही था, तो इसको भी लॉ बनाया गया बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। मतलब पहले के लॉ के बेसिस पे जो लॉ बनाए जाते हैं। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हायर कोर्ट का वो बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट के ऊपर। एंश्योर कंसिस्टेंसी इन जस्टिस। निरंतरता जो जस्टिस में है वो एंश्योर करता है कॉमन लॉ। जस्टिस जुडिशियल प्रेसिडेंस। जुडिशियल प्रेसिडेंस क्या होता है? प्रिंसिपल लेट डाउन बाय जज बिकम लॉ बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीजेस। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। ये तो आप लोग को पढ़े ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो जो डिसीजन होगा वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। अब आते हैं कोर्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। कोर्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोएस्ट रेगुलर कोर्ट। हैंडल क्या क्या करता है? सिविल केस, क्रिमिनल केस। डिस्ट्रिक्ट जज में हाईएस्ट अथॉरिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम रिजॉल्व कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। चीप एंड स्पीडी जस्टिस। चीप जैसे कि सबसे सस्ता और सबसे जल्दी। स्पीडी जस्टिस का डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। डील विथ डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विस। ये किस लिए है? ये कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है। प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं एक तरह का कोर्ट ही मान लीजिए आप लोग। ट्रिब्यूनल्स को भी स्पेशलाइज कोर्ट होता है, फास्टर देन रूलर कोर्ट होता है, रेगुलर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी रेगुलर कोर्ट होते हैं उससे फास्टर मतलब जस्टिस प्रोवाइड करता है। डील विथ स्पेसिफिक मैटर जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के लिए बनाए जाते हैं और उन्हीं केसेस डील करता है। एनजीटी। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका फुल फॉर्म होता है एनवायरनमेंट को डील करता है। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल होता है एक। रिड्यूस बर्डन ऑन कोर्ट। बर्डन ऑन कोर्ट, कोर्ट पे ऑलरेडी इतना बर्डन है तो उसको ट्राइब्यूनल कुछ रिड्यूस कर देता है। हाई कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट क्या होता है? तो हाई कोर्ट वन ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट, मतलब एक स्टेट में एक हो सकता है या फिर कई सारी स्टेट को मिला के एक हाई कोर्ट हो सकता है। सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट पे सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है। कैन इशू रिट्स। आर्टिकल 226 के द्वारा मैं बोला था ना कि आप लोग हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। ये क्या करता है? इंटरप्रीट करता है, स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इंटरप्रीट करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आप लोग को देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ये हाईएस्ट कोर्ट होता है इंडिया का। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, रिट जुरिडिक्शन। आर्टिकल 32 के द्वारा आप लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो। डिसीजन बाइंडिंग, इसका जो डिसीजन होगा वो ऑल कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, फॉलो करना ही होगा। फॉरेन कोर्ट्स क्या होता है? बेसिक आइडिया, कोर्ट आउटसाइड इंडिया, एग्जांपल यूके, यूएसए। ये फॉरेन कोर्ट्स होता है। इंडियन कोर्ट्स में भी कंसीडर्ड फॉरेन जजमेंट एज परसुएसिव नॉट बाइंडिंग, यूज्ड व्हेन इंडियन लॉ इज साइलेंट। आर्बिट्रेशन क्या होता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मीनिंग क्या होता है? डिस्प्यूट रिजॉल्व आउटसाइड कोर्ट। मतलब ये भी होता है कि आउटसाइड कोर्ट में अगर आप डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेते हैं तो कर लीजिए भाई, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है, इतना पैसा खर्च होगा, टाइम भी लगेगा। न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो होता है वो आर्बिट्रेटर होता है जो कि इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बेसिस पे काम होता है इसमें।
आर्बिट्रेशन में। फीचर्स क्या होता है? फीचर्स होता है फास्टर होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, बाइंडिंग डिसीजन होता है। इम्पोर्टेंस क्या है? कोर्ट बर्डन को रिड्यूस करता है। कोर्ट में ऑलरेडी इतना बर्डन है भाई, ये ऑलरेडी इतना परेशान है, इतना ही मतलब उसके पास कोर्ट के पास इतने सारे ऑलरेडी केसेस पेंडिंग में है। कॉमन इन बिजनेस डिस्प्यूट, कॉमन है बिजनेस डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा इस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पढ़ते हैं हम लोग। मीनिंग क्या होता है? एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाई लॉ। ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल क्या होता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब टाइप, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप कितने होते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड मतलब जो वैलिड, वॉइड मतलब ख़त्म, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एकदम फिनिश। वॉइडेबल मतलब ये इसका ही एक फॉर्म है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट लॉ क्या होता है? टॉर्ट लॉ मीनिंग इसका क्या होता है? सिविल रॉन्ग। सिविल मतलब, सिविल मतलब जैसे कि सिविल जैसे पर्सन हम लोग हो गए, तो सिविल के साथ जो भी रॉन्ग होता है कॉज हार्मफुल टू पर्सन और प्रॉपर्टी, यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनसेशन इज रेमेडी, जो इलाज के तौर पे कंपनसेशन दिया जाता है। सिविल रॉन्ग में जो भी होता है पर्सन और प्रॉपर्टी को हार्म करता है। एग्जाम्पल नेग्लिजेंस, डिफेमेशन हो गया, मतलब किसी के ऊपर आप लोग डिफेमेशन का केस कर दे तो कंपनसेशन आप लोग ले सकते हैं। ट्रेसपास, नुएंस हो गया। ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट, इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड डैमेज टू इंजर्ड पार्टी। अब देखते हैं लॉ एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस जितने भी होते हैं उसके ऊपर भी तो कोई ना कोई लॉ बना होगा ना प्रोटेक्ट करने के लिए। पर्पस प्रोटेक्ट राइट ऑफ एम्प्लॉयज़, एंश्योर सेफ्टी एंड फेयर एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट लॉ क्या होता है? फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, पोस्ट एक्ट। पोस्ट एक्ट मतलब सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, इसको ये भी बोलते हैं। वुमेन को सेक्सुअली हैरेस कर रहा है वर्क प्लेस पे, तो उसके बचाने के लिए जो लॉ है वो इस एक्ट में दिया गया है। कि एक्सपेक्ट क्या हो सकता है? इक्वल पे मिलना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज़ को, सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैरासमेंट से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। फाइनली यूनिट 3 जो है वो ख़त्म होता है और यहाँ से यूनिट 4 स्टार्ट होता है। तो यूनिट 4 में देखेंगे, यूनिट 4 सबसे छोटा मतलब यूनिट है और इसको हम लोग जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद यूनिट 5 फिनिश करके हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। तो इलेक्शन प्रोविज़न इन इंडिया क्या हो गया? इंडिया फॉलोज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स एवरी सिटीजन 18 ईयर अबव कैन वोट। 18 ईयर से जो भी ज़्यादा है या फिर 18 ईयर के हैं वो वोट कर सकते हैं। इलेक्शन ऑन फ्री फेयर एंड रेगुलर एंड इम्पार्शियल, इलेक्शन फ्री फेयर रेगुलर होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए तरीके से। कंडक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर कंडक्ट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 के द्वारा बनाया गया है। ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? कंसिस्ट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें क्या क्या कौन कौन होते हैं? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि दो दो होते हैं। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर, या तो 6 ईयर के लिए रहेंगे या फिर जब तक उनका 65 ईयर्स ऑफ एज नहीं हो जाता तब तक रहेंगे। पावर एंड फंक्शन क्या होता है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन को कंडक्ट करना। अब किसके किसके इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं? लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर का हो गया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। प्रिपेयर्स एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर एंड रिवाइज करते हैं जो कि अभी सर चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही चल रहा है और उसी के में लिखा गया है प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं। अलॉट्स इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन सिंबल जितने भी पार्टी को दिया जाता है उनको अलॉट करते हैं। उसके बाद आ गया एनफोर्स मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। आप लोग को पता ही होगा जब भी किसी स्टेट में या फिर सेंटर में इलेक्शन आते हैं तो एमसीसी लागू हो जाता है, वही होता है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर कराना रहता है इनका। इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया,
इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है? इलेक्टोरल प्रोसेस का स्टेप दे सकते हैं। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि जो भी बाउंड्री है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का उसका हम लोग रीस्ट्रक्चर करें, मतलब ये दोबारा से बनाएं ताकि पॉपुलेशन को मेंटेन, पॉपुलेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन मेंटेन रहे। प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन, ये सारे हम लोग पढ़ना है। स्टेप्स ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, इलेक्शन कैसे होता है इंडिया में वो इसका स्टेप, इलेक्शन कैंपेन होता है, पोलिंग होता है, वोटिंग होता है, काउंटिंग ऑफ वोटर्स होता है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन ऊपर देखेंगे 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है, डील विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, सेंट्रलाइज्ड पावर टू प्रोटेक्ट एक्शन। टाइप ऑफ इमरजेंसी में आप लोग देख सकते हैं, यही वही है जो ऊपर पढ़ाया हूँ मैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 342, ग्राउंड ये वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे लगेगा। प्रोसीजन प्रोक्लेम्ड बाई प्रेसिडेंट, अप्रूव्ड बाई पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। ड्यूरेशन क्या होगा? 6 मंथ एट ए टाइम, 6 मंथ के लिए लग सकता है। कैन बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इफेक्ट क्या होगा? सेंटर बिकम मोर पावरफुल, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सस्पेंडेड। मतलब कि आर्टिकल 19 के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा इमरजेंसी के टाइम पे। स्टेट को लूज एटोनॉमी, ऑटोनॉमी जो स्टेट का होगा वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। स्टेट इमरजेंसी क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल होता है, आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है। ग्राउंड्स क्या होता है स्टेट इमरजेंसी का? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो स्टेट काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे गवर्नर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए, क्योंकि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरह नहीं चल पा रहा है। प्रोसीजर क्या होता है? प्रेसिडेंट एक्ट ऑन गवर्नर रिपोर्ट, पार्लियामेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड, पार्लियामेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है मतलब स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए। ड्यूरेशन 6 मंथ, मैक्सिमम 3 ईयर के लिए लगा सकते हैं विथ कंडीशन। इफेक्ट क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाता है। प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लग जाता है। लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज बाई पार्लियामेंट, अब जो होता है लेजिस्लेटिव पावर किसके पास आ जाता है? भाई पार्लियामेंट के पास आ जाता है। हम देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है? आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, पैसों से संबंधित। ये आज तक इंडिया में कभी भी लगा नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ग्राउंड क्या होता है? थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑन क्रेडिट और इंडिया, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का थ्रेट हो या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया का थ्रेट हो तब लग सकता है। प्रोसीजर क्या होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। ड्यूरेशन कंटिन्यू अनटिल रिवोक्ड। इफेक्ट क्या होता है? रिडक्शन ऑफ सैलरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सेंटर कंट्रोल स्टेट फाइनेंसेस, नेवर इम्पोज्ड टिल डेट, आज तक इसको इम्पोज नहीं किया गया। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, आर्टिकल 368 विथ अमेंडमेंट एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है अमेंडमेंट का। 3 टाइप, सिंपल मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सिंपल मेजॉरिटी में ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए एंड वोटिंग करने चाहिए, प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी प्रेजेंट रहेंगे उसके 2/3 ऑफ मेंबर वोटिंग चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी भी चाहिए। देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, एटलीस्ट 50% स्टेट का अप्रूवल चाहिए और यूज्ड फॉर फेडरल प्रोविजन, फेडरल प्रोविजन के लिए यूज किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का लिमिटेशन क्या है? जो मैं आपको बता रहा था ना कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन चेंज नहीं होना चाहिए, और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? केशवानंद भारती केस में 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जुडिशरी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट, ये सारे पार्लियामेंट जो होगा अल्टर नहीं कर सकता है। फाइनली हम लोग देखते हैं यूनिट 5 के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको ख़त्म करने के बाद मैं PYQ पे आऊँगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब बिजनेस ओन्ड बाई वन पर्सन। ओनर, कंट्रोलर और प्रॉफिट रिसीवर। ओनर ही कंट्रोलर रहेगा, कंट्रोलर ही प्रॉफिट रिसीवर रहेगा। फीचर्स क्या होता है? इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, सोल ट्रेडर को इजी टू स्टार्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, फुल कंट्रोल रहता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ रहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज,
रिसोर्सेज जो रहता है वो लिमिटेड रहता है। एग्जाम्पल स्मॉल शॉप्स, सैलून्स, रिपेयर सेंटर्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। पार्टनरशिप जैसे बिजनेस ओन्ड बाई टू और मोर पर्सन, ये सब जानते ही है ना। पार्टनरशिप में जो बिजनेस चलाया जाता है, गवर्न बाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न किया जाता है। फीचर्स क्या क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग तो होगा ही भाई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो होगा ही क्योंकि एक्सेप्ट एलएलपी, एलएलपी के एक्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी होता है। टाइप्स क्या क्या होगा, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये एलएलपी का फुल फॉर्म होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कंपनी इंट्रोडक्शन, कंपनी इंट्रोडक्शन में आप लोग आ सकते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया, गवर्न बाई कंपनीज एक्ट 2013, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटीज हो गया। टाइप्स क्या क्या होगा, प्राइवेट कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया, वन पर्सन कंपनी हो गया। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में स्टेप्स क्या क्या होगा, प्रमोशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो गया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एमओए, एओए, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन। एमओए क्या होता है, एमओए होता है चार्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का चार्टर, मतलब जो भी चार्टर क्या होता है कि क्या क्या हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कंपनी के द्वारा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, डिफाइन स्कोप्स ऑफ एक्टिविटी। नेम क्लॉज होता है, क्लॉसेस में नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एमओए पढ़ लिए, ईओए पढ़ते हैं हम लोग। ईओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी, ये सारे इंटरनल रूल्स होते हैं जितने भी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। गवर्न डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट जितना भी होता है वो मैनेज करता है सबॉर्डिनेट टू एमओए, एमओए के सबॉर्डिनेट होता है, जो कि यहाँ पे पढ़ा है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके सबॉर्डिनेट होता है एओए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इनविटेशन टू पब्लिक टू बाई शेयर्स, पब्लिक को इनविटेशन करता है प्रोस्पेक्टस में कि बाई शेयर करे। कंटेन कंपनी डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स को कंटेन करता है, मस्ट बी ट्रू एंड एक्यूरेट होना चाहिए। मिस स्टेटमेंट लीड टू लाइबिलिटी, मिस स्टेटमेंट लाइबिलिटी को लीड करता है। शेयर्स क्या होता है, शेयर्स तो पता ही है ना आप लोग, अगर शेयर्स खरीदते होंगे तो शेयर्स तो पता है, यूनिट ऑफ कंपनी कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंशियल शेयर होता है, ऑनरशिप एंड कंट्रोल इसमें गेन करते हैं आप लोग अगर शेयर्स को बाई करते हैं। सोर्सेस ऑफ कैपिटल मतलब पैसों का सोर्सेस होता है ये। डायरेक्टर्स क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंपनी, मैनेज अफेयर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर जो कि हेड ऑफ द कंपनी होता है, ब्रेन ऑफ द कंपनी जिसको बोल सकते हैं। अपॉइंटमेंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट बाई शेयर होल्डर, मस्ट कंप्लाई विद कंपनीज एक्ट। ड्यूटीज, ड्यूटीज क्या होता है, एक्ट इन गुड फेथ, प्रोटेक्ट कंपनी इंटरेस्ट। जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। जनरल मीटिंग में मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स को जो होता है मीटिंग, उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो गया। पर्पस किस लिए मीटिंग होता है भाई, अप्रूवल ऑफ अकाउंट, अपॉइंटमेंट टू ऑडिटर, मेजर डिसीजन लेने के लिए, प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। अब प्रॉपर नोटिस रिक्वायर्ड होता है, कोरम मस्ट बी प्रेजेंट, रिजोल्यूशन पास्ट, ऑर्डिनरी स्पेशल, ऑर्डिनरी की तरह रिजोल्यूशन भी पास करते हैं और स्पेशल भी मीटिंग पास कर सकते हैं रिजोल्यूशन। ऑडिटर, ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर जो कि चेकिंग करता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनर ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का जो एग्जामिनर होता है वो को ऑडिटर बोलते हैं। अपॉइंटमेंट बाई शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मतलब प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग कंपनी, क्लोजिंग कंपनी को क्लोज कैसे कर सकते हैं। टाइप वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, मतलब खुद से अगर क्लोज कर रहे हैं तो उसको वॉलेंट्री कहते हैं। कंपलसरी वाइंडिंग अप में ट्रिब्यूनल के द्वारा, अगर कोर्ट के द्वारा कंपलसरी क्लोजिंग होता है तो उसको ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको कंपलसरी वाइंड अप करते हैं। रीजन क्या होता है, इंसॉल्वेंसी, इलीगल एक्टिविटी में आप मतलब इन्वॉल्व है। कंप्लीशन ऑफ द पर्पस, पर्पस कंप्लीट हो गया हो। पार्ट बी, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट बी का मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। अब आईटी का जब गवर्नेंस में यूज करते हैं तो उसको ई गवर्नेंस बोलते हैं। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस, डिजाइन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं इंजीनियर्स। डेवलप ई सर्विस प्लेटफॉर्म्स, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, स्मार्ट गवर्नेंस सॉल्यूशन। नीड फॉर रिफॉर्म्ड इंजीनियर सर्विस, यूनियन एंड स्टेट लेवल पे।
रिफॉर्म्ड इंजीनियर सर्विस को नीड हो, जैसे कि एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन, रिड्यूस करप्शन, सपोर्ट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ये होता है रिफॉर्म्ड इंजीनियर सर्विसेज। ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो ये दोनों पूछा ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। रोल ऑफ आईटी प्रोफेशनल इन जुडिशरी, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ई कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन, केस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन फीलिंग एंड हियरिंग, डिजिटल रिकॉर्ड एंड ट्रांसपेरेंसी, ये रोल ऑफ आईटी प्रोफेशनल है जुडिशरी में। अब देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलियनेशन एंड सक्सेशनिज्म, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम। ये इसका मतलब ये होता है डिमांड फॉर सेपरेशन इन सम रीजन में अगर हम लोग सेपरेशन का डिमांड करते हैं। कॉसेस क्या होता है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस। भाई इकोनॉमिक में अगर डिस्पैरिटी रहेगा तभी तो आप लोग मतलब डिसाइड करेंगे सेपरेशन का। लैक ऑफ डेवलपमेंट में नहीं हो, डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल नेग्लेक्ट किया जाता है। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, डिस्करेज होता है। क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होता है वो स्लो होता है। अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी अफेक्ट करता है। तो ये रहा आप लोग का पूरा 1 to 5th यूनिट कंप्लीसन। अगर आप लोग अभी यहाँ तक बने हुए हैं तो इसके लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और अपलोड करने में। तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहने के लिए। और PYQ चलिए अब देखते हैं कि PYQ में क्या क्या आया है। तो PYQ में ये देख सकते हैं, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये सारे आए हुए हैं, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और यही सारे आप लोग को लिख के लाने हैं। 2-2 पॉइंट मैक्सिमम लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, काम चल जाएगा। सेक्शन बी में व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पढ़ा है मैंने। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी देखा है। एक्सप्लेन ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये भी देखा है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी देखा है। व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी देखा। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये 26 पेज बस पढ़ के चले जाना है, आप लोग का काम हो जाएगा। सेक्शन सी में देख सकते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख ही सकते हैं। 4th क्वेश्चन जो हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़े हैं। रोल एंड पावर ऑफ लोकायुक्त एट स्टेट लेवल, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, रिजोल्यूशन वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। ये 6 and 7 की 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस के डिमांड के हिसाब से, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था ना 2024-25 में। तो आप लोग यही PYQ देख के जाएंगे ना, क्योंकि इससे पीछे का देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, व्हाट आर द रोल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी हमने पढ़ा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी फॉर्मुलेशन में इसको क्या करना है, जितने भी मैंने पॉइंट बताया है उसको आप लोग को एक्सप्लेन कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आप लोग को इतना ही इजी है, आप लोग को मतलब वर्ड पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आप लोग को एक्सप्लेन लिखना क्या है। बस आप लोग को जो टॉपिक है, जो हेडिंग्स है वो करेक्टली लिखना है। तो एक बार और मैं कहना चाहूँगा, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।